ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग देखो, ओवरलैपिंग क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है ना पढ़ने। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? कंप्लीट इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग पार्शियल इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है, या मैं कहता हूं पेनेट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। पेनेट्रेशन मतलब एक दूसरे में एटॉमिक ऑर्बिटल धस जाते, अंदर चले जाते, ठीक है ना। तो देखो ये क्या है? पार्शियल इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इट इज partial intermixing of atomic orbitals। It is partial intermixing of atomic orbitals। समझ में आ रहा है? It is partial intermixing of atomic orbitals, ठीक है ना। या मैं कह दो it is penetration of atomic orbitals। पेनेट्रेशन मतलब एक तरह से ऑर्बिटल्स एक दूसरे के अंदर, मतलब एक दूसरे से ओवरलैप करना, मतलब जुड़ जाना, ये एक दूसरे में धस जाना, अंदर चले जाना। समझ में आ रहा है ना? क्लियर यहां तक? देखो ध्यान देना, ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होती है, ओवरलैपिंग के द्वारा बनने वाला बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होता है। मतलब ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है ना? तो देखो ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। करने का मतलब जब ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड बनने वाला बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। समझ में आ रहा है इन सबको? देखो नेक्स्ट केस ले सकते हैं। अब देखो ओवरलैपिंग किन किन पे डिपेंड करते हैं भाई। अपन ने ये तो देख लिया कि ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ओवरलैपिंग कब ज्यादा होगी, कब कम होगी, ठीक है ना। तो देखो ओवरलैपिंग प्रोपोर्शनल, देखो 1/साइज, या मैं कहता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। ओवरलैपिंग प्रोपोर्शनल डायरेक्शनल करेक्टर। ओवरलैपिंग प्रोपोर्शनल डायरेक्शनल करेक्टर। ओवरलैपिंग प्रोपोर्शनल परसेंट एस करेक्टर। समझ में आ रहा है ना? देखो ध्यान देना, साइज ज्यादा होने पर ओवरलैपिंग घटती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्शनल करेक्टर बढ़ने पर ओवरलैपिंग बढ़ती है, प्रोपोर्शनल है। परसेंटेज करेक्टर बढ़ने पर भी ओवरलैपिंग बढ़ती है। यहाँ पर जो डोमिनेंट ऑर्डर है, देखो ऐसा जरूरी थोड़ी कि साइज, डायरेक्शनल करेक्टर, परसेंटेज करेक्टर जरूरी थोड़ी कि अलग अलग वेरी करे, साथ में भी तो कर सकता है। तो आपको डोमिनेंट ऑर्डर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो डोमिनेंट ऑर्डर है वो क्या है। देखो डोमिनेंट ऑर्डर देखिए यहाँ पर डोमिनेंट ऑर्डर है। सबसे पहले आप साइज देखोगे, साइज के बाद देखोगे डायरेक्शनल करेक्टर। समझ में आ रहा है इन सबको? ये डायरेक्शनल करेक्टर के बाद आप देखोगे परसेंटेज करेक्टर। आपको ऐसा करना है। समझ में आ रहा है? अब देखो साइज को आपको कंपेयर करना है किससे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो मतलब फिर आपको उनके साइज समान माननी है, ठीक है ना। तो देखो साइज कंपेयर बाय किससे करना है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। साइज का आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कंपेयर करना है। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? देखो डायरेक्शनल करेक्टर, अच्छा साइज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कंपेयर करना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट कर दे, ठीक है ना। इसका मतलब है साइज प्रोपोर्शनल n। तो करने का मतलब ये हो गया। एग्जांपल यहाँ पर ले, जैसे साइज, तो भाई साइज में ये होगा 1s 2s 3s 4s। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेंगे, साइज क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इसी तरह से 2s 2p 3p 4p ऐसे भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना। देखो नेक्स्ट केस है डायरेक्शनल करेक्टर। देखो अपन ने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में डायरेक्शनल करेक्टर सबसे ज्यादा होता है, अनहाइब्रिड में उससे कम होता है। डायरेक्शनल करेक्टर का मतलब समझ में आया ना, कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए। जैसे ये देखो आप
एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है ही नहीं होता? एस ऑर्बिटल भाई स्फेरिकल है, इसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। एस ऑर्बिटल तो जस्ट लाइक बॉल। अब आप बॉल के सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में चलो, जिस भी डायरेक्शन में जाओगे, चाहे एक्स में जाओ, वाई में जाओ, चाहे जेड में जाओ, आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इसका मतलब वहां पर कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं है। लेकिन पी की बात करें तो पी में देखो, जैसे मैंने पी जेड ले लिया, मान लो पी जेड है, तो जेड एक्सिस पर ही इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना, तो इसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा हुआ। अब अपन बात करें हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनाते हैं ना, एक तो बड़ी पूंछ और एक छोटी पूंछ है ना। इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे? बड़ी पूंछ में ना, इस बड़ी लोब्स के अंदर, पाली के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तो डायरेक्शनल कैरेक्टर और भी बढ़ गया। एक पूरे एक्सिस पर भी नहीं है, बल्कि पर्टिकुलर एक एक्सिस में भी केवल एक साइड में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसका मतलब डायरेक्शनल कैरेक्टर सबसे ज्यादा यहाँ पर है हाइब्रिड ऑर्बिटल में, उससे कम अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। तो ध्यान देना, डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा कहां पर होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। हाइब्रिड ऑर्बिटल, उससे कम किसमें होगा? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा नहीं होगा? अब देखो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में देखो ऐसे स्फेरिकल है, किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन हो सकता है। पी डबल से, इसका मतलब पी और इसको कंपेयर करें तो डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा किसमें होगा? पी का होगा ना भाई। इसमें तो भाई पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स है भाई, डायरेक्शन फिक्स होगी, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, मतलब डायरेक्शनल कैरेक्टर बढ़ेगा। तो पी में ज्यादा है, इसमें पी में ज्यादा होगा। तो देखो अनहाइब्रिड की बात करें तो पी ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल से ज्यादा होगा डायरेक्शनल कैरेक्टर। किसी को कोई डाउट है क्या तक? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो डायरेक्शनल कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। परसेंट एस कैरेक्टर की बात करेंगे तो देखो परसेंट एस कैरेक्टर, परसेंट एस कैरेक्टर देखो, परसेंट एस कैरेक्टर देखो, जैसे एसपी, sp2, sp3, ठीक है ना। और यहां पर ले लें जैसे p, केवल p प्योर। देखो परसेंट एस कैरेक्टर sp में 50% है। परसेंट एस कैरेक्टर कितना है sp में? देखो यहां पर हो गया 50%, यहाँ पर 33.33%, यहाँ पर 25%, यहाँ पर 0%। तो परसेंट एस कैरेक्टर ये है। समझ में आ गया होगा? तो यहाँ पर देखो डोमिनेंट, सबसे पहले साइज देखना है, साइज का आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कंपेयर करना है, फिर देखना है डायरेक्शनल कैरेक्टर, उसके बाद क्या देखना है? परसेंट एस कैरेक्टर। डायरेक्शनल कैरेक्टर की बात करेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में डायरेक्शनल कैरेक्टर अनहाइब्रिड से ज्यादा होगा। अनहाइब्रिड की बात करेंगे तो पी में एस से ज्यादा होगा। परसेंट एस कैरेक्टर की बात करेंगे तो ये होगा। कोई डाउट है कि किसी को? नहीं ना? तो ओवरलैपिंग देखते समय आपके ये सारे कॉन्सेप्ट काम में आएंगे, ठीक है ना। अब रही बात क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि कौन से ओवरलैपिंग ज्यादा होगी और कौन से कम होगी, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा और कौन सा वीक होगा। तो भाई अगर आपको ओवरलैपिंग पहचानना आता है, आप ओवरलैपिंग के बारे में जानते हो, तो आप बता सकते हो कि ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा और ये वीक होगा, क्योंकि जहां पर ओवरलैपिंग ज्यादा है वो स्ट्रांग है, जहां पर ओवरलैपिंग कम है वो बॉन्ड वीक होगा। ये कर ले कि नोट? ये यहां तक का कर ले बेटे सबने? यहां तक कर, देखो इधर देखो, यानी यहां पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, भी क्लियर हो जाएगा सब। देखो जैसे हम बात करें, इधर देखो, जैसे हम बात करें, देखो 1s 1s, ठीक है, यहां पर ले 2s 2s, 3s 3s, 4s 4s। आपको देखना है, देखो ओवरलैपिंग का ऑर्डर देखना है आपको, ध्यान देना, सभी में अपन किसका ऑर्डर लिखेंगे? ओवरलैपिंग का, ओवरलैपिंग, ये ऑर्डर आपको देखना है। तो देखो ओवरलैपिंग, ध्यान देना, सबसे पहले तो आप क्या देखोगे? साइज देखोगे ना, बाद के कैसे सब, तो सबसे पहले तो साइज देखोगे। साइज को किससे कंपेयर करोगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल साइज बढ़ने के साथ ओवरलैपिंग घटेगी बढ़ेगी? साइज बढ़ने के साथ ओवरलैपिंग घटेगी ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं? तो इधर से इधर देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा?
इंक्रीज हो रहा है तो साइज इंक्रीज हो रही है, मतलब ओवरलैपिंग घटेगी। तो यहाँ पर ऑर्डर ये होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ना। देखो नेक्स्ट केस ले, जैसे इसमें 2p 2p, 3p 3p, 4p 4p, 5p 5p। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो वही हो गया कि साइज इंक्रीज हो रही है, मतलब ओवरलैपिंग डिक्रीज होगी। ये ऑर्डर हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो नेक्स्ट केस बनाते हैं यहाँ पर। जैसे हमने ले लिया, इधर देखो 1s 1s, 2s 2s, 2p 2p, 2s 2p, 3s 3s, 3p 3p, 3p 3p, 3s 3p, 4s 4s, 4p 4p, 4s 4p, 5s 5s और 5p 5p। ठीक है ना, यहां तक का ले लेते हैं। अब इनको आपको ओवरलैपिंग के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो इनको नंबर डाल दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 10। समझ में आ रहा है ना? ये कर ले सबने, नहीं चला कर रखा है नहीं सबने। देखो अब इनको आपको ओवरलैपिंग के ऑर्डर में अरेंज करना है। करो जल्दी से फटाफट, ओवरलैपिंग के ऑर्डर में अरेंज करो इनको। हाँ कर ले सबने। लिखा ही नहीं। चलो इधर देखो, देखो कर लिया ना। ओवरलैपिंग का ऑर्डर आपको देखना है यहाँ पर। ओवरलैपिंग, इसका ऑर्डर देखना है ओवरलैपिंग का। ठीक है ना। देखो ध्यान देना, सबसे पहले क्या देखोगे? साइज देखोगे। ठीक है ना। साइज के बाद क्या देखोगे? डायरेक्शनल करेक्टर। उसके बाद क्या देखोगे? परसेंटेज करेक्टर। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। परसेंटेज करेक्टर का यहाँ पर कोई केस नहीं है, क्योंकि एसआरपी वो साइज से कम और डायरेक्शनल करेक्टर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अपने को केवल क्या देखनी? साइज और डायरेक्शनल करेक्टर। ठीक है ना। तो देखो साइज, साइज को कंपेयर करना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जब साइज कम होगी तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। सबसे कम साइज कहाँ पर है? 1s से छोटा होता है कि कोई नहीं होता है ना। तो सबसे कम साइज यहाँ पर है, मतलब ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा यहाँ पर होगी। तो ये ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होगी 1s 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 1s। ठीक है ना। उससे कम नंबर ये डाल दो, डायरेक्ट नंबर ये डाल देता हूं ये 1। देखो उससे कम, देखो यहाँ पर 2s 2s 2p 2p 2s 2p, ये तो 3 केस बन गए। 3 बन गए ना। तीनों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, इसका मतलब साइज वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, वो अब काम नहीं करेगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा आया? डायरेक्शनल करेक्टर। डायरेक्शनल करेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल में अनहाइब्रिड से ज्यादा होता है, हाइब्रिड का केस है ही नहीं। अब बचे अनहाइब्रिड। अनहाइब्रिड में p का s से ज्यादा होता है, तो इसका मतलब p ऑर्बिटल s के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा जब साइज सेम होती तब। तो यहाँ पर दोनों p p है, यहाँ पर s और p है, जबकि यहाँ पर दोनों s है, जबकि सबसे ज्यादा क्या हो गया ना? p p है दोनों। तो देखो 3 के बाद 4 के बाद 2। यहाँ पर भी देखो 3s 3s 3p 3p 3s 3p, कॉम्बिनेशन बन गया ना, वही एक बन गया। तो देखो सबसे ज्यादा pp में 6, उससे कम 7 में sp, उससे कम ss 5। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर देखो ss pp sp बन रहा है ना। तो सबसे ज्यादा pp में 9, उससे कम 8 में, सॉरी 10 में हो गया ना। sp उससे कम 8 में हो गया। यहाँ पर a 2 का बन गया, जो भी sspp तो ज्यादा किसमें का?
12 में PP में, तो देखिए यहाँ पर हो गया 12, उससे कम SS में 11। कोई डाउट है क्या? नहीं समझ में आ रहा है सबको? देखो नेक्स्ट केस बनाते हैं, जैसे यहाँ पर जैसे हमने ले लिया, देखो SP SP, हमने ले लिया जैसे SP3 SP3, हमने ले लिया जैसे SP2 SP2, हमने ले लिया जैसे SP2 SP और SP2, ये केस ले लिया, और एक ले लिया जैसे SP2 SP3, ये ले लिया। ठीक है ना? इनको ओवरलैपिंग के ऑर्डर में अरेंज करना है, 1 2 3 4 और 5, इनको ओवरलैपिंग के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना? तो देखो ओवरलैपिंग के लिए यहाँ पर सबसे पहले देखो साइज वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा क्या? नहीं करेगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चाहिए, तो ऐसे भी जब ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं SRP, तो उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होता है, हाइब्रिडाइजेशन भाग लेते हैं तो ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का केस खत्म है, तो क्या देखोगे? डायरेक्शनल करेक्टर सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल में डायरेक्शनल करेक्टर हमेशा समान होता है, चाहे वो SP हो SP2 हो SP3 हो, सभी में क्या होता है? समान। पढ़ रखा है ना? तो डायरेक्शनल करेक्टर का केस भी खत्म। अब किसका बचा? परसेंटेज का। SP में 50%, यहाँ पर SP3 में 25% और SP2 के केस में 33.33%। परसेंटेज करेक्टर बढ़ने पर ओवरलैपिंग बढ़ेगी। तो देखो परसेंटेज करेक्टर सबसे ज्यादा यहाँ पर है, तो ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा किसमें है? ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा किसमें है भाई? फर्स्ट में। देखो SP आ रहा है ना, इसमें देखो SP3 SP3 तो कम हो गया, SP2 SP2 है ना, यहाँ पर SP SP2, देखो SP2 SP2 33 हो गया, 33.33 33.33, जबकि यहाँ पर देखो SP SP2 है, तो यहाँ पर ये तो सेम है, लेकिन इसमें तो बढ़ गया ना परसेंटेज करेक्टर, मतलब इसमें ओवरलैपिंग इससे ज्यादा होगी, तो कौन सा आएगा? 4। अब देखो ये हो गया, उसके बाद देखो SP2 SP2 जो क्या SP2 SP3 है, तो SP3 आते परसेंटेज करेक्टर कम हो गया, इसका मतलब SP2 SP2 3 में होगा। 3 के बाद देखो 5 पहले क्यों आया? क्योंकि SP2 आ रहा है SP3, जबकि यहाँ पर SP3 है, तो लास्ट में होगा 2 नंबर। कोई डाउट है किसी को? नहीं समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है ना? ये कर लिया ऊपर वाला सबने कर रखा है ना? देखो नेक्स्ट केस बनाता हूं ना, नेक्स्ट केस बनाता हूं, देखना। जैसे ये ले लिया हमने, ध्यान देना, हमने यहां पर लिया जैसे SPS SP2S SP3S, ये ले लिया। ओवरलैपिंग का ऑर्डर देखना है भाई, SS तो कॉमन हो गया, बचे क्या? SP SP2 SP3, परसेंटेज करेक्टर ज्यादा यहाँ पर है ना, तो ओवरलैपिंग ज्यादा यहाँ पर होगी, यहाँ पर कम होगी, ये ओवरलैपिंग का ऑर्डर हो गया। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट केस ले, जैसे SPP SP2P और SP3P, ये ऑर्डर हो गया। इनमें देखना है ओवरलैपिंग का ऑर्डर, तो भाई PPP कॉमन हो गया, परसेंटेज करेक्टर इधर से इधर कम हो रहा है, तो ओवरलैपिंग भी घटेगी, ऑर्डर क्या होगा? ये होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है ना? तो ओवरलैपिंग ज्यादा होने से क्या फायदा है? बनने वाला बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। ओवरलैपिंग ज्यादा होने से क्या फायदा होता है? कि बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ जाती है। देखो ध्यान देना, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल में जो HH बॉन्ड होता है, HH बॉन्ड, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होते है, देखो हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये बहुत मजबूत बंद होता है। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर 1s ओवरलैपिंग है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगी। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी साइज का है। ठीक है ना? तो देखो हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू 1s ओवरलैपिंग, 1s ओवरलैपिंग, 1s ओवरलैपिंग के कारण इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? अब देखो ध्यान देना, जैसे अपन ये केस लिया, अगर आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? देखो लगभग 436 किलो जूल पर मोल समथिंग।
इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है जो काफी ज्यादा है। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान देना, बॉन्ड स्ट्रेंथ को हम कंपेयर करें, देखो ध्यान देना, एक तो ले लिया जैसे H2 और एक ले लिया Cl2। आपको देखना है कि दोनों में से मजबूत बंध कहां पर होगा। तो देखो भाई H2 के अंदर तो 1s ओवरलैपिंग होगी नहीं होगी। और क्लोरीन के अंदर देखो, अगर फ्लोरीन होता, ये थोड़ी देर के लिए सोचना, अगर ये फ्लोरीन होता तो क्या होता। फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p5। तो फ्लोरीन के जस्ट नीचे क्लोरीन है, तो वहां पर फ्लोरीन में 2p5 पे था 3p5। इसका मतलब 3p ओवरलैपिंग होगी, इसमें होगी नहीं होगी। इसके अंदर ओवरलैपिंग कौन सा होगी, 3p ओवरलैपिंग है या नहीं। तो देखो ये ओवरलैपिंग तो भाई 1s है, ये 3p। पहले तो साइज देखोगे ना, साइज बढ़ गई तो ओवरलैपिंग घटेगी नहीं घटेगी। ओवरलैपिंग घटेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा किसमें, H2 में, इसमें क्या है, कम है। कोई डाउट है क्या, नहीं ना। तो ओवरलैपिंग क्या होती है और यहाँ से किस टाइप की क्वेश्चन बन सकते हैं, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी बॉन्ड को कंपेयर करना हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ को, तो भाई ओवरलैपिंग से आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो ना। जैसे इसका और भी केस देखते हैं अपन, ये कर रखा है नीचे वाला, सबने कर रखा है ना। देखो और केस अपन देखते हैं इसमें। देखो जैसे ये लिया हमने, देखो C ट्रिपल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और यहां पर हो गया सिंगल बॉन्ड CH। ये आपको इनमें बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना है। बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको देखना है, कौन सा बॉन्ड मजबूत होगा और कौन सा वीक होगा। क्योंकि ध्यान देना, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp, यहां पर sp2, यहां पर sp3। अब देखो इसका मतलब ये जो बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन का तो 1s काम में आ रहा है ना, जो बॉन्ड बन रहा है उसमें ओवरलैपिंग हो रही है sps ओवरलैपिंग, यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है sp2, कार्बन का sp2 और इसका s, मतलब 1s हो गया नहीं, 1s। यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है sp3 1s। अब आप खुद ही बताओ कि कौन सा ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, कहां पर होगी नहीं होगी। इसका मतलब भाई ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये वीक है, सीधा कैसे ये हो गया। ये सारे क्वेश्चन किसके बेसिस पर सॉल्व होते हैं, ओवरलैपिंग के बेसिस पर। ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट है कि किसी को, नहीं ना, करो देखो इसको नोट। कर लिया सबने, हो गया ना, किसी को डाउट तो नहीं आता, कर लिया ना। चलो देखते हैं, ये जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बेसिस पर आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे कितना भी लेंथी हो, भाई स्टार्टिंग उसकी बेसिक से ही होती है। अगर आपके बेसिक कंप्लीट है ना तो आसानी से समझ में आएगा, और बेसिक ही कंप्लीट नहीं है तो उस टॉपिक को समझने में आपको दिक्कत आनी है। क्लियर है ना। इसलिए आपको क्या सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट है डाइपोल मोमेंट।